युग बड़बड़ाता है, ये लड़की कौन है? कहीं ये यामिनी तो? युग उस लड़की के काले साए को देखकर शॉक्ड हो गया था। उसे लगता है वो लड़की यामिनी है और इस बात की पुष्टि करने के लिए वो आवाज लगाता है, यामिनी, यामिनी। घाट सुनसान होने की वजह से युग की आवाज घाट पर गूंजने लग जाती है। युग के सामने जो लड़की का काला साया था, जब उसे युग की आवाज सुनाई देती है तो वो लड़की वहां से भागने लग जाती है। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ये यामिनी मुझे देखकर भाग क्यों रही है? आखिर बात क्या है? इतना कहकर युग उस लड़की के पीछे भागने लग जाता है। युग उस लड़की के पीछे भाग रहा था और वो लड़की युग के आगे आगे। वो लड़की अपनी पूरी जान लगाकर भाग रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रुकी तो उसकी जान को किसी से खतरा था। युग को तो अभी भी यही लग रहा था कि जिस लड़की का पीछा वो कर रहा था वो यामिनी थी। वो यही सोच रहा था कि यामिनी उसे देखकर भाग क्यों रही थी। युग ने भी अपनी पूरी जान लगा दी थी। वो कैसे भी करके उस लड़की को पकड़ना चाहता था। कुछ ही देर में युग उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। उस लड़की ने अपने चेहरे को काले दुपट्टे से कवर करके रखा हुआ था, जिस कारण युग को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। युग उस लड़की का पहनावा देखकर समझ गया था कि वो लड़की यामिनी तो नहीं हो सकती, क्योंकि यामिनी के कपड़े पहनने का स्टाइल दूसरा था। युग बौखलाहट के साथ पूछता है, कौन हो तुम और मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? वो लड़की युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। वो बस हांफे जा रही थी। उसके कपकपाते हुए हाथ देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी। युग फिर उस लड़की पर दबाव बनाते हुए पूछता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो कौन हो तुम? वो लड़की फिर कुछ जवाब नहीं देती है। युग बार बार उस लड़की से यही सवाल पूछ रहा था, पर वो लड़की कुछ जवाब नहीं दे रही थी। वो मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी। युग से रहा नहीं जाता और वो अगले पल उस लड़की का दुपट्टा खींच देता है, जिस कारण उसका चेहरा युग को दिख जाता है। जब युग उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि अमोदिता खड़ी हुई थी। युग हैरानी के साथ पूछता है, अमोदिता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात को, और मुझे देखकर तुम भाग क्यों रही थी? अमोदिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। युग को देखकर वो इतना घबरा गई थी कि उसके दिमाग में कुछ बहाना ही नहीं आ रहा था। उसका दिमाग ब्लॉक हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसे युग को सच बताना ही पड़ेगा। युग फिर अमोदिता से पूछता है, अमोदिता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, मेरे सवालों का जवाब दो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो युग जी। युग बीच में ही अमोदिता को टोकते हुए कहता है, वो क्या कर रही हो? बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अमोदिता का दिमाग चल जाता है और वो बहाना बनाते हुए कहती है, वो युग जी, मैंने यहाँ पर घूमने आई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। युग अमोदिता के जवाब से संतुष्ट होते हुए कहता है, अच्छा तो ये बात है, तुम भी ना पूरी यामिनी की तरह ही हो, उसे भी रात में घूमना बहुत पसंद है। अमोदिता हैरानी के साथ बोलती है, कौन यामिनी युग जी? आप किस यामिनी की बात कर रहे हैं? युग बात को पलटते हुए कहता है, कोई नहीं, तुम ये बताओ, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही थी? और मैं आवाज लगा रहा था तो रुकी भी नहीं। अमोदिता अपने राइट हैंड की 2 उंगली से क्रॉस बनाते हुए कहती है, वो युग जी, मुझे लगा ये यक्षिणी है। इतनी रात को तो वही भटका करती है ना नदी के पास, इसलिए मैं आपको देखकर भागने लगी। अंधेरा था ना, इसलिए मैं देख ही नहीं पाई कि आप हो या फिर यक्षिणी। अमोदिता मन ही मन कहती है, बाल बची, अच्छा हुआ युग जी को दूर से ही देख लिया था मैंने और भागने लगी थी। अमोदिता युग पर शक करते हुए कहती है, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं युग जी? युग अमोदिता की टोपी उसी को पहनाते हुए कहता है, वो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए टहलने आ गया था। अमोदिता खुश होते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है युग जी, चलिए इसी बहाने हमारी कुछ बातें भी हो जाएंगी। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, लगता है टोने ने असर करना शुरू कर दिया है, तभी तो युग जी नींद में ही उठ गए थे और उठते से ही मेरे पीछे दौड़े चले आए। युग अभी भी अपने आसपास ही देख रहा था। वो यही सोच रहा था, यामिनी की आवाज तो यहीं से सुनाई दे रही थी, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? कहां पर चली गई? अमोदिता युग को घूरते हुए कहती है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या युग जी? युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, अरे नहीं, बस गर्दन अकड़ गई थी तो वही यहाँ वहां देखकर सही कर रहा था। अरे तो इतनी सी प्रॉब्लम, आप मुझे बताइए ना, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं एक नर्स हूँ? इतना कहकर अमोदिता युग के पीछे जाती है और अपने दोनों हाथों से युग की गर्दन पकड़ लेती है। युग अमोदिता को मना करते रहता है, पर अमोदिता उसकी बात नहीं मानती है और झट से युग की गर्दन को चटका देती है।
जैसे ही अमोदिता युग की गर्दन चटकाती है, उसे उसकी गर्दन में एक अलग ही आराम महसूस होता है। युग खुश होते हुए कहता है, अरे वाह अमोदिता, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इतना कहकर युग अमोदिता के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। जैसे ही युग अमोदिता के हाथों को पकड़ता है, अमोदिता शर्माने लग जाती है। उसे अपने हाथ में गुदगुदी महसूस होने लग जाती है। होती भी कैसे नहीं, आज तक उसे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं था। उसे एक अलग ही एहसास हो रहा था सिर्फ हाथ पकड़ने पर ही। ना जाने युग को क्या हो जाता है। जैसे ही वो अमोदिता का हाथ छूता है, उसे अमोदिता से एक लगाव हो जाता है और वो अमोदिता का हाथ सहलाने लग जाता है। ये सब देखकर अमोदिता शर्माने लग जाती है और झट से अपने हाथ युग के हाथों से छुड़ा लेती है। अमोदिता शर्माते हुए कहती है, ये सब अभी नहीं युग जी, शादी के बाद। जैसे ही अमोदिता अपना हाथ छुड़ाती है, युग अपने होश में आ जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने अमोदिता? अमोदिता बात को पलटते हुए कहती है, मैंने कहा मैं जाती हूँ युग जी, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। अगर मैं माँ को घर में नहीं दिखी तो वो पूरा घर सर पर उठा लेगी। इतना कहकर अमोदिता वहां से जाने लग जाती है। युग भी अमोदिता को जाने से नहीं रोकता है। जाते वक्त अमोदिता यही सोच रही थी कि अभी तो बस मैंने टोटका किया है और अभी से इसने असर करना शुरू कर दिया। सुबह तक पता नहीं क्या होगा। मुझे तो लग रहा है कल युग जी मेरे साथ वो सब न करने लग जाए। यही सोचते हुए अमोदिता शर्माने लग जाती है और अपने घर की तरफ जाने लग जाती है। युग भी कुछ देर तक रोंका मुचा घाट पर ही रुका रहता है और यामिनी को ढूंढते रहता है। जब उसे यामिनी नहीं मिलती है तो वो वापस ग्रेवयार्ड कोर्ट ही चला जाता है। सुबह हो गई थी और मुर्गे के बांग देने के साथ ही इधर हवेली के अंदर दिलीप ने दर्द के मारे कराहना शुरू कर दिया था। दिलीप के पैर में हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे रात से इतना दर्द हो रहा था कि वो सारी रात सो नहीं पाया था, पर किसी को रात की बात पता न चले इसलिए उसने अंदर ही अंदर वो दर्द सह लिया था। पर उससे अब वो दर्द सहा नहीं जा रहा था। दिलीप को घेर कर अमोदिता को छोड़कर घर के सभी लोग खड़े हुए थे। दिलीप दर्द के मारे कराहते हुए कहता है, मेरा पैर, मेरा पैर। जानकी भी दिलीप के पास ही खड़ी हुई थी, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जानकी रोते हुए कहती है, ए जी आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? कब तक ऐसे ही दर्द से तड़पते रहेंगे? दिलीप को डर था कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि उसे ये चोट कैसे लगी, इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था। डॉक्टर लोग देखते से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि पेशेंट को चोट कैसे लगी होगी। दिलीप कुछ बोलता उससे पहले ही रजनी कहती है, अरे भाभी, भैया जी को डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी अमोदिता किसी डॉक्टर से कम है क्या? बल्लू काका गए हैं उसे उठाने, वो आती ही होगी। वो क्या है ना, कल मेरे साथ देर रात तक बेचारी घर का काम कर रही थी, इसीलिए अभी तक सो रही है, वरना मेरी अमोदिता तो सुबह 5 बजे ही उठ जाती है। रजनी ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर अमोदिता बल्लू काका के साथ आ जाती है। अमोदिता के हाथ में डॉक्टर की किट रखी हुई थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वही डॉक्टर हो। दिलीप ने अपनी धोती से अपना पैर कवर करके रखा हुआ था, जिस कारण उसकी चोट दिखाई नहीं दे रही थी। अमोदिता झट से कहती है, अरे ये क्या फूफा जी, जरा से अपनी धोती तो ऊपर कीजिए, जब तक आपकी चोट देखूंगी नहीं तो इलाज कैसे करूंगी? दिलीप अपनी धोती ऊपर करने लग जाता है। जब अपनी धोती ऊपर चढ़ाता है तो अमोदिता देखती है कि दिलीप का राइट पैर पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मांस बाहर निकल रहा हो, जिसमें छोटे छोटे रेत के दाने थे। दिलीप का पैर देखकर जानकी भी घबरा जाती है और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या जी, आपने तो कहा था कि आप सीढ़ियों से गिर गए थे, उससे चोट लगी है, पर चोट को देखकर तो नहीं लगता है कि सीढ़ियों से गिरे थे। दिलीप कुछ जवाब देता उससे पहले ही अमोदिता अपनी नाक पकड़ते हुए कहती है, कितनी गंदी स्मेल है, ये तो सड़ने लगा है। मैंने आज तक अपने करियर में ऐसी चोट नहीं देखी। फूफा जी आपको ये चोट लगी कैसे? इस पर तो रेत भी लगी हुई है और किसी के हाथ छपने के निशान भी हैं। अमोदिता का सवाल सुनकर दिलीप घबरा जाता है। उसके कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। वो जानबूझकर दर्द के मारे कराहने लग जाता है ताकि अमोदिता अपने सवाल बदल दे। सुदेश दिलीप का ये इशारा समझ जाता है और अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहता है, अरे तू पंचायत क्यों कर रही है, सीधे चोट का इलाज करना। अमोदिता चुपचाप अपनी नाक और मुंह बंद करके दिलीप के पैर का इलाज करने लग जाती है। अमोदिता दिलीप के पैर को एंटीसेप्टिक से साफ करती है। वो कोई सी मरहम लेकर आई थी, उसे लगाती है और दिलीप के पैर की ड्रेसिंग कर देती है। दिलीप के राइट पैर पर सफेद पट्टी बंध चुकी थी। अमोदिता एक सफेद पर्ची पर कुछ लिखते हुए कहती है, मैं कुछ दवाई लिख रही हूँ, बल्लू काका इसे आप भी ले आना, इससे बॉडी में रिएक्शन नहीं फैलेगा, अगर रिएक्शन फैल गया तो टांग काटनी भी पड़ सकती है। अमोदिता की ये बात सुनकर सुदेश दंग रह जाता है और जानकी रोने लग जाती है।
ये सब चल ही रहा था कि वहां पर वंदना आ जाती है और गाते हुए कहती है, बुरे कर्मों का बुरा फल, अब तू उसकी आग में जल 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 जला जल। वंदना दिलीप के चेहरे के सामने अपना चेहरा ले जाती है। वंदना के बाल इस वक्त पूरे खुले हुए थे। वंदना दिलीप की आंखों में देखते हुए कहती है, तुझे क्या लगता है, तूने उसे कैद कर दिया तो वो कभी आजाद नहीं हो सकती? वो आजाद होगी, देखना वो आजाद होगी, और जिस दिन वो आजाद होगी तो पहला शिकार तू होगा। तू होगा तू। वंदना की बात सुनकर पहले तो दिलीप भी डर जाता है, पर घर वालों को उसका डर पता न चले इसलिए वो बड़ी हिम्मत करके बोलता है, ये पागल को किसने खुला छोड़ दिया? कितनी बार बोला इसे कमरे के अंदर बंद करके रखो, जब देखो सांड की तरह खुला छोड़ देते हो। अब इसे मेरे सामने से हटाओगे या इसे पागल खाने भेज दो? जानकी झट से वंदना के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, वंदना बेटा चलो यहाँ से, तुम नीचे क्यों आई? मैंने आपसे कहा था ना अपने कमरे में ही रहना। जानकी वंदना को उसके कमरे में ले जाने लगती है। रजनी मन ही मन सोचती है, ये पागल आखिर क्या बड़बड़ा रही थी? जितना मैं समझ पाई हूँ इसने ठीक बोला है, पर समझ नहीं आ रहा इसे कैसे पता कि सुदेश और दिलीप ने मिलकर यक्षिणी को कैद किया है। कल रात भी ये मेरे बारे में कुछ बड़बड़ा रही थी। इस पागल को ना बहुत कुछ पता है, पर समझ नहीं आ रहा इसे पता कैसे चलता है। इसका यक्षिणी के साथ आखिर क्या संबंध है? मुझे इस राज से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में युग को छोड़कर बाकी सबकी नींद खुल चुकी थी। अभिमन्यु हमेशा की तरह अपनी सिगरेट पी रहा था, तो कछुआ उखड़ा हुआ मुंह लेकर फेसबुक चला रहा था और वर्चस्विनी की प्रोफाइल देखकर बार बार अपनी किस्मत पर रो रहा था। कायर बिंदु को फोन कर रहा था, पर बिंदु उसका फोन नहीं उठा रही थी। वो उससे अभी तक नाराज थी। युग सो ही रहा था कि वो सोते सोते अमोदिता का नाम बड़बड़ाने लग जाता है। अमोदिता, अमोदिता, अमोदिता। जैसे ही युग अमोदिता का नाम बड़बड़ाता है, कायर, कछुआ और अभिमन्यु की नजर सीधे युग पर पड़ती है। कछुआ युग के पास जाते हुए कहता है, ये क्या बड़बड़ा रहा है बे? युग फिर बड़बड़ाता है, अमोदिता, अमोदिता, अमोदिता। कायर हैरानी के साथ कहता है, अबे ये तो अमोदिता का नाम बड़बड़ा रहा है, पर ये अमोदिता का नाम क्यों बड़बड़ा रहा है? ये तो हमेशा वो क्या नाम बताया था? हाँ, यामिनी, उसका नाम बड़बड़ाता था ना नींद में। युग बार बार अमोदिता का नाम बड़बड़ा रहा था। अभिमन्यु से ये सब देखा नहीं जाता और वो युग को उठाते हुए कहता है, युग, ओ युग, उठ यार, ये क्या बोल रहा है तू? अभिमन्यु के उठाने पर युग उठ जाता है, पर उठने के बाद भी वो अमोदिता का नाम बड़बड़ाना नहीं भूलता और कहता है, अमोदिता, अमोदिता कहाँ है मेरी अमोदिता? मुझे अमोदिता के पास जाना है। कायर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अमोदिता के पास जाना है, पर क्यों? कछुआ भी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये इसने सुबह सुबह अमोदिता के नाम की क्यों रट लगा कर रखी हुई है? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, कहीं उस बार की तरह इसको भी किसी ने अमोदिता के नाम की मोहिनी तो नहीं दे दी, जैसे कायर को दी थी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, कहीं उस बार की तरह इसको भी किसी ने अमोदिता के नाम की मोहिनी तो नहीं दे दी जैसे कायर को दी थी? कछुआ अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। युग फिर बड़बड़ाता है, अमोदिता, मेरी अमोदिता, मुझे अमोदिता के पास जाना है। अभिमन्यु युग को हिलाते हुए कहता है, अरे युग, ये क्या बोल रहा है तू होश में तो है ना? जब अभिमन्यु युग को हिलाता है तब युग होश में आता है और ऐसे अनजान बनते हुए कहता है जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो क्या बड़बड़ा रहा था उसे कुछ याद ही ना हो। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, मैं कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं? कछुआ झट से कहता है, अभी तू अमोदिता अमोदिता बोल रहा था ना, और ये भी तो कह रहा था तुझे अमोदिता के पास जाना है। कायर कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ यही बोल रहा था जो कछुए ने बोला। युग अपने हाथ से अपनी ओर इशारा करते हुए कहता है, मुझे अमोदिता के पास जाना है। तुम लोग पागल हो रहे हो क्या? भला मैं अमोदिता के पास जाकर क्या करूंगा? तुम तीनों ने कहीं सुबह सुबह ही तो नहीं चढ़ा ली है? कुछ भी बकबक करते हो। इतना कहकर युग अपने बिस्तर पर से उठता है और सीधे वॉशरूम के अंदर चले जाता है।
कछुआ युग को वॉशरूम का गेट लगाते हुए देखते हुए कहता है, इसे हुआ क्या है बे, बड़ी अजीब बातें कर रहा है। अभिमन्यु भी वॉशरूम का गेट देखते हुए कहता है, पता नहीं यार क्या हो गया इसे। इस तरफ रोंकामुचा गांव में रतनपाली अपनी नौकरानी धनिया से अपनी पीठ की मालिश करवा रहा था। रतनपाली सीने के बल लेटा हुआ था और धनिया उसके बगल में बैठकर उसकी पीठ की मालिश कर रही थी। रतनपाली की लाल आंखों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसने सुबह सुबह ही 2-3 पैग लगा लिए थे। रतनपाली लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, अरे धनिया क्या कर रही है, जरा जोर तो लगा, हाथों में जान नहीं है क्या तेरे। धनिया रतनपाली की पीठ पर सरसों का तेल मलते हुए कहती है, जान तो इतनी है सरपंच जी कि आपकी जान निकाल दूं। वो तो आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, इसलिए हल्के हाथों से दबा रही हूँ। अगर ज्यादा कसकर दबा दिया तो यहीं आपका दम ना निकल जाएगा। रतनपाली नशे में कहता है, क्या कहा, दम निकल जाएगा? तुझे पता है ना रात को किसका दम निकलता है, मेरा या तेरा? मेरे बस बाल सफेद हुए हैं धनिया, पर मेरा शरीर अभी भी जवान है, जवान। तू कहे तो अभी आजमा के दिखाऊं? इतना कहकर रतनपाली पलट जाता है और धनिया को अपने सीने से सटाने की कोशिश करने लग जाता है, पर उसी वक्त धनिया उससे दूर हटते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं सरपंच जी? हर चीज को करने का एक वक्त होता है, आप तो सुबह सुबह ही शुरू हो गए। वैसे कोई है जो आपसे भी ज्यादा जवान है गांव में, पूरे बाल सफेद होने के बावजूद? ये बात सुनकर रतनपाली को गुस्सा आ जाता है। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अभिमान को गहरी चोट पहुंची थी। रतनपाली गुस्से से कहता है, क्या कहा? गांव में मुझसे भी जवान कोई मर्द है? जरा बता तो कौन है वो, मैं भी तो देखूं गांव में मुझे छोड़कर कौन नया मर्द आ गया। धनिया बड़े ही प्यार से कहती है, अरे और कौन, वही अपने सुदेश जी। कितने जवान दिखते हैं वो, क्या नहीं है उनके पास? अच्छा खासा बदन है, सूरत है और पैसा तो इतना है कि पूछो मत। मेरी तो समझ नहीं आता उनके पास इतना पैसा आता कहां से है, कभी खत्म ही नहीं होता। रतनपाली के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि धनिया की बातें सुनकर उसे बहुत जलन हो रही थी। रतनपाली मुंह बनाते हुए कहता है, और कहां से आएगा उसके पास पैसा? सारा पैसा उसी खजाने में से तो आता है। इतना कहकर रतनपाली चुप हो जाता है। धनिया को यह बात पता थी कि नशे में इंसान सिर्फ सच बोलता है। उस वक्त उससे जो पूछो वो उस सवाल का जवाब दे देता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए धनिया झट से पूछती है, किस खजाने में से सरपंच जी? रतनपाली नशे में कहता है, अरे तुझे नहीं पता क्या? सुदेश के हाथ अघोरी का खजाना लगा था। जिस हवेली में वो रहता है कई सालों पहले वहाँ एक अघोरी रहता था, उसी का खजाना उसे मिला था, तभी तो वो इतना अमीर हुआ है। पर मैं भी कोई कम अमीर नहीं हूँ, मेरे पास भी उस खजाने में का एक टुकड़ा है। धनिया बीच में ही रतनपाली को टोकते हुए कहती है, क्या कहा आपने? आपके पास भी उस खजाने में का एक टुकड़ा है? रतनपाली धनिया को अपनी बात पर विश्वास दिलाते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, एक बार उस खजाने को ढूंढने के लिए मैं सुदेश की हवेली में गया था और वहीं से मैंने वो चुरा लिया था। धनिया अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, मतलब आपने चोरी करी थी? अरे पागल, चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं होती। वो भी तो किसी और का खजाना उपयोग कर रहा है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं? तुझे पता है उस रात में चोरी छुपे उसकी हवेली में घुसा था और चोरी चुपके उस खजाने में का कुछ हिस्सा अपने साथ ले आया था। और हैरानी तो मुझे इस बात की थी कि उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। लगती भी कैसे, उसके पास उससे कई ज्यादा खजाना जो रखा हुआ था। धनिया धीरे से रतनपाली से पूछती है, आप जो अपने साथ अघोरी के खजाने का हिस्सा लेकर आए थे, आपने वो कहाँ रखा है? रतनपाली मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो मैंने छुपा कर रखा है। ये जवाब सुनकर धनिया को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अंदर ही अंदर अपना सारा गुस्सा पी लेती है, क्योंकि उसे इस वक्त कैसे भी करके रतनपाली के मुंह से खजाने का पता उगलवाना था। धनिया बड़े ही प्यार से रतनपाली के सीने पर सरसों का तेल मलते हुए कहती है, वो तो मुझे भी पता है सरपंच जी कि अघोरी के खजाने का हिस्सा आपने छुपा कर रखा है। भला कोई खजाना खुला थोड़ी छोड़ता है। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने वो खजाना कहाँ पर छुपा कर रखा है? आप मुझे बताएंगे ना अपनी प्यारी धनिया को उस खजाने का पता? इतना कहकर धनिया अपने मुलायम हाथों से रतनपाली का सीना मलने लग जाती है, और जैसे ही धनिया के तेल से भरे हाथ रतनपाली के सीने पर फिसलते हैं, रतनपाली की जुबान भी फिसल जाती है। रतनपाली कहता है, वो खजाना मैंने तिजोरी के अंदर छुपा कर रखा है। धनिया और कसकर अपने हाथ रतनपाली के सीने पर मलते हुए कहती है, और वो तिजोरी कहाँ पर है सरपंच जी? बताइए ना मुझे उस तिजोरी का पता, बताइए। आपने वो तिजोरी कहाँ पर रखी है? अपनी प्यारी धनिया को बताइए। रतनपाली की जुबान लड़खड़ाती है और वो कहता है, मेरी प्यारी धनिया,
वो खजाना और वो तिजोरी इसी घर में, इसी। रतनपाली अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही उसकी नजर उसकी बहू सुधा पर पड़ती है, जो ना जाने कब उस कमरे के अंदर आ गई थी और मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी। सुधा ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट से अपना पूरा चेहरा ढक कर रखा हुआ था। सुधा के हाथ में पूजा की थाली थी। जैसे ही रतनपाली सुधा को देखता है वो गुस्से से उबलने लग जाता है। सुधा को देखकर धनिया को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन कहती है, आ गई मनहूस कहीं की, पति को तो खा गई और अब मेरी किस्मत को भी खाने आ गई। इतना अच्छा ये बुढ़ा तिजोरी का पता बताने वाला था कि ये टपक पड़ी। रतनपाली सुधा पर भिन्नाते हुए कहता है, यहाँ पर क्या खड़ी है तू? तुझे कितनी बार बोला है ऐसे मेरे कमरे के अंदर मत आया कर। सुधा अपनी गलती महसूस करते हुए पछतावे के स्वर में कहती है, माफ कर दीजिए, गलती हो गई ससुर जी। रतनपाली फिर गुस्से से कहता है, ये माफी वाफी छोड़ और ये बता यहाँ पर क्यों आई है? सुधा बड़े नर्म लहजे के साथ कहती है, वो मुझे मंदिर जाना था तो मैं जाऊं? रतनपाली झट से कहता है, मंदिर जाना था या अपने यार से मिलने जाना था? सुधा रतनपाली की बात का कुछ जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे रतनपाली ताने देते रहता था। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। रतनपाली खुद ही कहता है, चल जा मंदिर, और सुन, हरिया को भी अपने साथ ले जा, तुझ पर नजर रखेगा। अगर कहीं तू किसी के साथ फुर हो गई तो एक तो वैसे ही बदनाम करके रखा है तूने, अब मैं और बदनाम नहीं होना चाहता। अरे हरिया, जरा सुन। हरिया भी दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ था, जिसने रतनपाली और सुधा के बीच की सारी बातें सुन ली थी। हरिया कमरे के अंदर आते हुए कहता है, जी मालिक, आपने बुलाया? रतनपाली गंभीर लहजे में कहता है, सुन, इस सुधा को मंदिर ले जा और नजर रखना इस पर, कहीं जाने मत देना, ना ही किसी पराये मर्द से बात करने देना, समझा? हरिया हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी मालिक, समझ गया। रतनपाली अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, अब तेरे और धनिया के अलावा मेरा वफादार है ही कौन? मेरे तो अपने ही मुझे खा गए। ये बात सुनकर धनिया और हरिया दोनों ही एक दूसरे को चातुर नजरों से देखने लग जाते हैं। सुधा मंदिर जाने के लिए उस कमरे से बाहर निकलने लग जाती है और हरिया भी उसके पीछे पीछे निकलने लग जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में कायर, कछुआ और अभिमन्यु किचन के अंदर नाश्ता बना रहे थे। कायर ऑमलेट बना रहा था, अभिमन्यु उसकी मदद कर रहा था और कछुआ हमेशा की तरह आराम फरमा रहा था, साथ ही गर्मा गर्म ऑमलेट खा रहा था। कछुआ ऑमलेट खाते हुए कहता है, वाह यार, क्या ऑमलेट बनाया है, तेरे हाथ में तो जादू है। मैंने कितनी बार बोला तुझे कि ये शायरी छोड़कर शेफ बन जा, पर तू है कि मेरी बात सुनता ही नहीं। अगर तूने मेरी बात मान ली तो फिर तेरी और बिंदु की जोड़ी एकदम परफेक्ट जमेगी। तू उसके ढाबे पर खाना बनाते जाना और बिंदु कैश काउंटर संभालती रहेगी। कायर चिढ़ते हुए कहता है, तू चुपचाप ऑमलेट ठूस न कछुए, या कच्चा अंडा ठूसू तेरे मुंह में, तब चुप बैठेगा। मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है, समझा? कछुए को पता था कि कायर की बिंदु से अभी तक बात नहीं हुई है, इसलिए वो इतना चिढ़ रहा था। कछुआ पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है, चुपचाप ऑमलेट खाने में अपना फोकस रखता है। अभिमन्यु कछुए को टोकते हुए कहता है, अगर तेरा खाकर हो गया हो तो अब युग को भी ऊपर से बुला ले। पता नहीं सुबह से अपने कमरे के अंदर क्या कर रहा है, बाहर ही नहीं निकला अभी तक। कछुआ अपने मुंह में ऑमलेट का आखिरी कौर ठूसते हुए कहता है, हाँ अभी बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर कछुआ वहां से चला जाता है। कायर और अभिमन्यु ऑमलेट बनाते रहते हैं। कुछ देर बाद जब कछुआ वापस आता है तो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। कछुआ किचन के अंदर घुसता है और बौखलाहट के साथ कहता है, यार युग अपने कमरे में अंदर नहीं है। कछुए की बात सुनकर कायर और अभिमन्यु दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। कायर घबराहट के साथ कहता है, क्या कहा? युग अपने कमरे के अंदर नहीं है तो फिर कहां पर है? कछुआ झट से जवाब देता है, पता नहीं यार। अभिमन्यु भी घबराते हुए कहता है, तूने कोठी में ढूंढा? हाँ यार, सब जगह ढूंढ लिया पर वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चले गया। कायर अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तो ऊपर ही था, ऐसे अचानक कहाँ चला गया? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना बताए कहीं चला गया हो। अभिमन्यु अब अपनी जेब में से मोबाइल निकालते हुए कहता है, रुको मैं अभी फोन करके देखता हूँ उसे। रिंग जाने की आवाज सुनाई देती है और दूसरे रिंग में युग फोन उठा लेता है। जैसे ही युग फोन उठाता है, अभिमन्यु हड़बड़ाते हुए पूछता है, हेलो युग, कहाँ पर है तू? और ऐसे बिना बताए कहाँ पर चला गया? कोई जवाब नहीं आता, पर फोन के अंदर से ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जिसे सुनकर समझ आ रहा था कि युग किसी नदी के पास है। अभिमन्यु फिर पूछता है, अरे युग, अब बोल भी, कहाँ पर है तू? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, कहाँ है? फोन के अंदर से युग की बड़बड़ाते हुई आवाज सुनाई देती है, अमोदिता, मेरी अमोदिता, अमोदिता।
फोन के अंदर से सुनाई देती युग की आवाज से यह साफ समझ में आ रहा था कि युग पर अमोदिता का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। कछुआ अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, ये तो फिर शुरू हो गया यार, इसने फिर अमोदिता के नाम की माला जपनी शुरू कर दी। कायर अभिमन्यु के हाथ से उसका मोबाइल छीनते हुए कहता है, अरे ये अमोदिता का गुणगान गाना बंद कर और बता कहां पर है तू युग। फोन के अंदर से युग की आवाज सुनाई देती है, मैं किश्नोई नदी पार कर रहा हूं। कायर हैरानी के साथ कहता है, किश्नोई नदी पार कर रहा है, पर क्यों? युग की आवाज आती है, मैं अमोदिता के पास जा रहा हूं, अपनी अमोदिता के पास, वो इंतजार कर रही होगी मेरा। युग ने इतना कहा ही था कि अभिमन्यु के मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है और फोन कट हो जाता है। कछुआ हंसते हुए कहता है, यार ये युग तो अमोदिता के प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है। इतना तो मैं भी अपने वर्चू के प्यार में पागल नहीं हूं जितना ये हो गया है। पता नहीं ऐसा क्या जादू हो गया इस पर अमोदिता का। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, जादू ही लगता है यार कुछ, वरना कल रात तक तो ठीक था, ये सुबह उठते ही पता नहीं क्या हो गया इसे। कायर भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार सही कहा, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आया कि कब युग तैयार होकर कोठी से बाहर चले गया और हम यहाँ किचन में उसके लिए ऑमलेट बनाते रह गए। चल अब मैं भी जाता हूँ। अभिमन्यु झट से पूछता है, अब तू कहाँ जा रहा है? कायर किचन के बेसिन में अपना हाथ धोते हुए कहता है, बिंदु के पास यार, पता नहीं वो कब तक मुझसे नाराज रहेगी, ना ही फोन उठाती है ना ही मैसेज के जवाब देती है। उसके बिना किसी चीज में मन ही नहीं लगता, ना ही शायरी लिख पा रहा हूँ ना ही खा पा रहा हूँ। सही कहा है किसी ने, प्यार आपसे आपका सब कुछ छीन लेता है, आपकी नींद, आपका चैन, सुकून, सब कुछ। अभिमन्यु कायर की फीलिंग समझते हुए कहता है, ठीक है जा, पर तू जल्दी आ जाना। हाँ आ जाऊंगा। कछुआ झट से कहता है, मैं भी जाता हूँ कायर के साथ। अभिमन्यु कछुए को मना करते हुए कहता है, नहीं तू नहीं जा सकता, मुझे तुझसे कुछ काम है। कछुआ अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, तुझे मुझसे काम है? मुझसे? तुझे मुझसे क्या काम पड़ गया? कायर को भी ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि आज तक कछुआ किसी के कुछ काम नहीं आया था। कायर मन ही मन यही सोच रहा था कि ये अभिमन्यु को कछुए से क्या काम पड़ गया, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कायर मन ही मन यही सोच रहा था कि अभिमन्यु को कछुए से क्या काम पड़ गया, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। अभिमन्यु बात को छुपाते हुए कहता है, मैंने कछुए कहा ना तुझसे काम है तो काम है, अब क्या काम है वो बाद में बताऊंगा। कायर अभिमन्यु को ही देखे जा रहा था। अभिमन्यु ये बात नोटिस कर लेता है और कायर की तरफ देखते हुए कहता है, अरे कायर तू यहीं पर खड़ा है, तुझे जाना नहीं है क्या? कायर को जल्द से जल्द बिंदु के पास जाना था, इसलिए वो इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहां से चले जाता है। कायर के जाते ही कछुआ अभिमन्यु से पूछता है, तुझे मुझसे क्या काम पड़ गया, बताएगा? अभिमन्यु दरवाजे के पास जाता है, ये चेक करने की कायर कोठी से चला गया या नहीं। जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है इस बात से कि कायर वहां से चले गया, तो वो कछुए से कहता है, रुक अभी बताता हूँ कि तुझसे मुझे क्या काम पड़ गया। इस तरफ युग अमोदिता का नाम बड़बड़ाते बड़बड़ाते रोंका मुचा घाट तक पहुंच गया था। उसने किश्नोई नदी लगभग पार ही कर ली थी। अमोदिता का काला जादू युग के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरी अमोदिता मैं आ रहा हूँ, मेरी अमोदिता मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। युग ने किश्नोई नदी लगभग पार कर ही ली थी और वो जैसे ही अपना कदम रोंका मुचा घाट पर रखता है, उसे यामिनी की आवाज सुनाई देती है, युग बाबू, ओ युग बाबू, मुझे बचाइए युग बाबू। युग के कानों में जैसे ही ये आवाज गूंजती है, वो अमोदिता को भूल जाता है और अपने होश में आ जाता है। वो भूल जाता है कि वो कहाँ जा रहा था। युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, ये मैं रोंका मुचा घाट पर क्या कर रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा था? क्या कल रात से मैं इसी घाट पर हूँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? युग का सिर चकराने लग जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। युग कुछ समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, इससे पहले ही उसे यामिनी के पुकारने की आवाज फिर सुनाई देती है, युग बाबू बचाइए मुझे, अपनी यामिनी को बचाइए युग बाबू। यामिनी के पुकारने की आवाज सुनकर युग अपने आसपास देखने लग जाता है और यामिनी को ढूंढने लग जाता है, पर उसे यामिनी कहीं दिखाई नहीं देती है।
युग अपनी नजरें यहाँ वहां घुमाते हुए कहता है, ये यामिनी की आवाज तो सुनाई दे रही है पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? आखिर वो है कहाँ? कल रात भी मेरे साथ यही हो रहा था। कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं? पर वहम इतनी देर कैसे हो सकता है, वो भी बार बार? नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। जरूर यामिनी यहीं कहीं होगी और वो छुपकर मेरे साथ मजाक कर रही होगी। आखिर उसकी आदत है ना मेरे साथ मजाक करने की। इतना सोचकर युग यामिनी को पुकारने लग जाता है। यामिनी, यामिनी कहाँ हो तुम? देखो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे सामने आ जाओ, कहाँ हो तुम? इतना कहकर युग कुछ देर के लिए अपने आसपास देखता है पर उसे यामिनी दिखाई नहीं देती है। युग उदास हो जाता है। इंसान और चीजें दोनों एक समान होती हैं। दोनों की कद्र हम तब नहीं करते जब वो हमारे पास होती है, बल्कि उसकी अहमियत हमें तब पता चलती है जब हम उन्हें खो देते हैं। आज युग के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसका दिल यामिनी को पुकारे जा रहा था। वो यामिनी से मिलना चाहता था पर यामिनी ना जाने कहाँ चली गई थी। युग यामिनी को अपने आसपास ढूंढ ही रहा था कि तभी उससे हिचकियां आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही उसे पहली हिचकी आती है वो यामिनी को भूल जाता है और अमोदिता को याद करने लग जाता है। वो भूल जाता है कि वो रोंका मुजा घाट पर कुछ देर पहले यामिनी को ढूंढ रहा था। युग अमोदिता के प्यार के जादू में कहता है, अरे ये मैं यहाँ पर रुककर क्या कर रहा हूँ? मुझे तो मेरी अमोदिता के पास जाना है, मेरी प्यारी अमोदिता। युग वापस से अमोदिता का नाम बड़बड़ाते हुए हवेली की तरफ जाने लग जाता है। इस तरफ हवेली के अंदर अमोदिता आईने के सामने बैठी हुई थी और श्रृंगार कर रही थी। आईने के सामने ही युग की फोटो रखी हुई थी। ये फोटो वैसी ही दिख रही थी जिस पर कल रात अमोदिता ने जादू टोना किया था। अमोदिता के हाथ में 2 बिंदी के पैकेट थे, एक लंबी बिंदी का और एक छोटी बिंदी का पैकेट। अमोदिता दोनों ही पैकेट युग की तस्वीर के सामने करते हुए कहती है, युग जी बताइए ना, मैं इन दोनों में से कौन सी बिंदी लगाऊं? ये लंबी वाली या ये छोटी वाली? अमोदिता तस्वीर से ऐसे बात कर रही थी जैसे उसके सामने असल में युग ही बैठा हुआ हो, न कि उसकी तस्वीर। एक तरफा प्यार होता ही ऐसा है जो आपको पागल बना देता है। आप हमेशा उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं जो आपके पास कभी था ही नहीं। अमोदिता युग की तस्वीर से कहती है, अच्छा ठीक युग जी, आपको छोटी बिंदी पसंद है ना, तो मैं वही लगाती हूँ। आखिर आपके लिए तो मैं इतना तैयार हो रही हूँ। मेरा मन कहता है आप मुझसे मिलने आज जरूर आएंगे। अमोदिता बिंदी के पैकेट में से छोटी गोल वाली बिंदी निकालती है और अपने माथे पर लगाती है। उसके बाद कंघी से अपने खुले बाल 1-2 बार संवारती है और आईने के सामने खड़ी होकर शर्माते हुए कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ युग जी? लग रही हूँ ना आपकी दुल्हन? रजनी की आवाज सुनाई देती है, दुल्हन नहीं, काली कलूटी बंदरिया की तरह लग रही है तू। जब अमोदिता पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे रजनी खड़ी हुई थी। रजनी अमोदिता को ताने मारते हुए कहती है, कौवा कितना भी हंस की तरह चाल चल ले पर कौवा कौवा ही रहता है, कभी हंस नहीं बन सकता, समझी? समझी तू? अमोदिता नाराज होते हुए कहती है, ये क्या है माँ, तुम जब देखो मेरे रंग को लेकर ताने देती रहती हो। रजनी झट से कहती है, अरे नालायक लड़की, ताने कहाँ दे रही हूँ, मैं तो वही बता रही हूँ जो सच है। अब सच को कोई झुठला सकता है क्या? अमोदिता ने अभी अभी अपने माथे पर जो सफेद बिंदी लगाई थी उसे निकालते हुए कहती है, अब इसमें मेरी क्या गलती है माँ? अगर भगवान ने मुझे काला बनाया है तो इसमें ना सारी गलती तुम्हारी है। रजनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा तूने? सारी गलती मेरी है? मेरी क्या गलती है, जरा बताना। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, जब मैं तुम्हारे पेट में थी तो अगर तुमने भी केसर, बादाम, ब्रोकली और अच्छी चीजें खाई होती तो मैं गोरी पैदा होती। ऐसी नहीं होती। पता नहीं मेरे वक्त पर तुमने क्या खा लिया था, जरूर मिट्टी खाई होगी, तभी मैं काली पैदा हुई हूँ। अरे नालायक लड़की, तुझे क्या पता तेरे टाइम पर मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया था? एक से बढ़कर एक चीज खाई थी, काजू, बादाम, केसर तो दिन रात खाते रहती थी, पर पता नहीं कैसे मेरे पेट से डांबर की तरह तू निकल गई। रजनी अमोदिता को ताने दे ही रही थी कि तभी उसकी नजर आईने के सामने रखी युग की फोटो पर पड़ती है और वो युग की फोटो उठाते हुए कहती है, ये तो वही फोटो है ना जिसके साथ कल रात टोना किया था। मैंने तो तुझे फोटो पोटली के साथ नदी में प्रवाहित करने को बोला था ना, तो तू इसे अपने साथ निकाल के क्यों ले आई? नालायक लड़की, तुझे पता है ना जादू टोने में जरा सी भी चीज यहाँ से वहां नहीं होनी चाहिए, वरना उसका अंजाम क्या होता है। अमोदिता रजनी को समझाते हुए कहती है, अरे माँ, ये वो फोटो नहीं है, मैंने युग जी की 2 फोटो निकलवाई थी, एक जादू टोना करने के लिए और दूसरी। इतना कहकर अमोदिता शर्माने लग जाती है। रजनी बड़ी बड़ी आंखें करके अमोदिता को घूरते हुए कहती है, और दूसरी फोटो क्यों निकाली थी? रुक क्यों गई, बता जल्दी। अमोदिता कुछ ज्यादा ही शर्माते हुए और अपनी माँ से नजरें चुराते हुए कहती है, माँ वो मैं ये दूसरी फोटो ना मैं अपने सिरहाने में लेकर सोती हूँ, बड़ी अच्छी नींद आती है, ऐसा लगता है जैसे युग जी मेरे पास ही हो।
रजनी चालाक भरी नजरों से कहती है, अरे नालायक लड़की, अब ये फोटो को सिरहाने में रखकर सोना भूल जा। अब तो वो दिन आने वाले हैं जब तू युग के सिरहाने में सोएगी और वो तुझे सोने ही नहीं देगा। रजनी की बात सुनकर अमोदिता खीखी हंसने लग जाती है। रजनी बात को पलटते हुए कहती है, ये सब छोड़ और ये बता, टोना करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? सब ठीक ठाक तो हो गया था ना? अमोदिता के मन में आता है कि वो रजनी को काले कुत्ते के बारे में बताए जो उसे जादू टोना करते वक्त हर बार मिलता है, पर पिछली बार की तरह ही रजनी उसको डांटने न लग जाए, इसलिए वो ये बात छुपाते हुए कहती है, नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक ठाक हो गया। आखिर मैं भी एक सौदाइन ही हूँ, आपकी तरह आपके नैन नक्शों पर कुछ मैं गलत कर सकती हूँ क्या? रजनी खुश होते हुए कहती है, शाबाश मेरी छोटी सौदाइन, हमारी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। एक तरफ तेरी शादी की फिक्र करने की भी अब कोई जरूरत नहीं, युग तेरे वश में आ गया, और दूसरी तरफ तेरे पापा और फूफा जी ने मिलकर यक्षिणी को भी कैद कर लिया। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा ही राज होगा, हम सौदाइनों का। अमोदिता गहरी सांस लेते हुए कहती है, माँ, क्या पापा और फूफा जी ने सच में यक्षिणी को कैद कर दिया है? रजनी सोचते हुए कहती है, अरे और नहीं तो क्या, इसमें अब कोई संदेह करने वाली बात थोड़ी रह गई है। तेरे फूफा जी के पैर की चोट और तेरे पापा के चेहरे की रौनक देखकर साफ समझ आ रहा है कि दोनों रात में जिस काम के लिए निकले थे उन्होंने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। यक्षिणी कैद हो गई है, अब वो किसी का शिकार नहीं कर पाएगी। रजनी और अमोदिता आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजने की आवाज सुनाई देती है। कोई बार बार डोरबेल बजा रहा था। जानकी की आवाज सुनाई देती है, अरे रजनी, जरा देखना कौन आया है, मेरे हाथ में आटा लगा है, मैं रोटियां बना रही हूँ। रजनी जवाब देती है, जी भाभी, अभी देखती हूँ। इतना कहने के बाद रजनी बड़बड़ाती है, इस घर में मेरे बिना तो ना एक पत्ता भी नहीं हिलता, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ और अब दरवाजा भी खोलो। ऐसा नहीं कि खुद हाथ धोकर दरवाजा खोल लें, पर नहीं, वो तो महारानी है ना और मैं नौकरानी। अमोदिता खड़े होकर रजनी की सारी बातें सुन रही थी। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, अब तू खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रही है, जा जाकर दरवाजा खोल। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या तुझे? अमोदिता हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ माँ, अभी जाती हूँ। अमोदिता और रजनी दोनों उस कमरे से बाहर निकलती हैं और नीचे जाने लग जाती हैं। कोई अभी भी बार बार जोर जोर से डोरबेल बजाया जा रहा था। अमोदिता दरवाजे के पास अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, ये कौन आ गया जिसे सब्र हो ही नहीं रहा है एक पल के लिए भी? अभी बताती हूँ इसे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता दरवाजे के पास पहुंच जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर देखती है, झट से वापस से दरवाजा बंद कर देती है। अमोदिता अपनी पीठ दरवाजे की तरफ करके शर्माने लग जाती है। रजनी वहीं पर खड़ी हुई थी जो ये सब नोटिस कर लेती है। रजनी अमोदिता को टोकते हुए कहती है, अरे क्या हुआ, तूने वापस से दरवाजा क्यों लगा दिया? कौन आया है? अमोदिता रजनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है और अपने कपड़े ठीक करते हुए कहती है, माँ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? बाल सही जमे हैं या जमा कर आऊं एक और बार? रजनी अपनी भवें ऊपर उठाते हुए कहती है, ऐसा कौन आ गया जिसके लिए इतनी तैयार हो रही है? कहीं युग तो नहीं आ गया? रजनी की बात सुनकर अमोदिता शर्माने लग जाती है। रजनी समझ जाती है कि उसने एकदम सही अंदाजा लगाया है। युग के नाम पर ही अमोदिता इतना शर्माती है। अमोदिता वापस से दरवाजा खोलने के लिए आगे मुड़ने लग जाती है। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी रजनी धीरे से उसे मना करते हुए कहती है, अरे रुक जा, दरवाजा मत खोल अभी। अमोदिता रुक जाती है और हैरानी के साथ कहती है, क्यों, क्या हुआ माँ? मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ क्या? या फिर ये सूट चेंज करके आऊं? हाँ, सूट चेंज करके आती हूँ, आप खोलिए जब तक दरवाजा। मैं युग जी के सामने ऐसे नहीं जा सकती, आखिर मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, नालायक लड़की, तेरे सूट चेंज करने या ना करने से क्या होगा? दिखेगी तो तू काली की काली ही ना, कौन सी सुंदर हो जाएगी सूट चेंज करने से? बढ़िया ही सूट चेंज करने वाली। रजनी का ताना सुनकर अमोदिता का छोटा सा मुंह हो जाता है। जितनी खुशी उसे युग के आने से हुई थी, वो सारी खुशी एक पल में चली जाती है। उसका चेहरा उतर गया था। जानकी की किचन के अंदर से आवाज आती है, अरे रजनी, कौन आया है? रजनी झूठ बोलते हुए कहती है, भाभी, वो सब्जी वाला आया है, कल उसे बोला था ना कद्दू लेकर आना, तो वही लेकर आया था, तो बताने आया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अमोदिता को यह सब बहुत अजीब लगता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रजनी ने जानकी से झूठ क्यों बोला था। वो अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि आखिर रजनी के दिमाग में क्या चल रहा था, और वो रजनी से पूछ ही लेती है, माँ, तुमने बुआ जी से झूठ क्यों बोला कि सब्जी वाला आया है? उन्हें बताया क्यों नहीं कि युग जी आए हैं? रजनी धीरे से बोलती है, इतने धीरे से कि वो बात सिर्फ अमोदिता और वो खुद सुन पा रही थी। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि तुझे पता है ना, तेरे फूफा जी घर पर ही हैं और उन्हें युग से सख्त नफरत है। उन्होंने मना भी तो किया है ना युग को घर में बुलाने के लिए।
अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि युग तुझसे मिलने आया था तो वो तुझे तो घर से बाहर निकालेंगे ही, साथ ही मुझे भी निकाल देंगे। अमोदिता सारी बातें गौर से सुनते हुए कहती है। और दूसरा कारण? रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, और दूसरा कारण ये है कि मैं नहीं चाहती कि जानकी को ये बात पता चले, वरना वो तुझ पर शक करने लग जाएगी कि तेरा युग के साथ चक्कर चल रहा है। वो नहीं जानती कि जानकी भी ना बहुत चालाक है, बस दिखती सीधी है। मैं चाहती हूँ एक साथ धमाका हो, युग सीधे शादी करने का प्रस्ताव रखे सबके सामने, इसलिए किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि तेरा युग के साथ कुछ चल रहा है, समझी? ये सब तो समझ गई माँ, पर अभी युग जी का क्या करे? वो तो इतने अच्छे से मुझसे मिलने आए हैं और तुम हो कि उन्हें घर के अंदर ही नहीं आने दे रही। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? जानकी की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तुम दोनों क्या कहाँ जाने की बात कर रहे हो और किसको अंदर नहीं आने दे रहे? जब रजनी और अमोदिता पीछे मुड़ती हैं तो दोनों की जान हलक में आ जाती है। उनके पीछे जानकी खड़ी हुई थी और उन्हें घूरे जा रही थी। रजनी मन ही मन बड़बड़ाती है, आज तो हमारी खैर नहीं, मैं तो गई, बुरे फंसे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। रजनी मन ही मन बड़बड़ाती है, आज तो हमारी खैर नहीं, मैं तो गई, बुरे फंसे। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, कहीं बुआ जी ने हमारी सारी बातें सुन तो नहीं ली। रजनी और अमोदिता एकटक नजर से जानकी को घूरे जा रही थी। उन दोनों की नजर जानकी से हट ही नहीं रही थी। जानकी उन दोनों को टोकते हुए कहती है, अरे तुम दोनों ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ी हुई हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। तुम दोनों कहाँ जाने की बात कर रहे हो और किसको अंदर नहीं आने दे रहे? रजनी बहाना बनाते हुए कहती है, वो भाभी सब्जी वाले के पास मैं अमोदिता को कब से बोल रही हूँ बाहर जाकर सब्जियां ले ले, वरना वो सब्जी वाला अंदर आ जाएगा। बड़ा पागल है वो, पर ये अमोदिता बाहर जा ही नहीं रही, कह रही है मैं भी चलूं। अब मुझे कपड़े धोने भी तो जाना है, अगर जल्दी सुखाए नहीं तो इसके पापा गुस्सा करेंगे। अमोदिता मन ही मन अपनी माँ पर अभिमान करने लग जाती है। सोचती है, वाह माँ क्या बहाना बनाया है, आपका तो जवाब नहीं, कोई झूठ बोलना तो आपसे सीखे। रजनी अमोदिता को टोकते हुए कहती है, अरे अब खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाएगी कि यहाँ पर खड़ी खड़ी मेरा मुंह देखती रहेगी? जल्दी कर वरना वो सब्जी वाला चले जाएगा। अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ माँ जाती हूँ। इतना कहकर अमोदिता जाने लग जाती है। तभी रजनी उसे टोकते हुए कहती है, और सुन, सब्जी वाला जितना पैसे मांगे दे देना, ज्यादा भाव तोल मत करना। अपन अमीर लोग हैं ना, तो छोटे लोगों से मुंह लगना अच्छी बात नहीं है, जितना दाम लगाए दे देना, समझी? अमोदिता अपनी माँ का इशारा समझ जाती है कि वो युग को क्या देने की बात कर रही थी। अमोदिता शर्माते हुए कहती है, हाँ माँ, जितना बोलेगा सब्जी वाला उतना दे दूंगी। इतना कहकर अमोदिता जितनी फुर्ती के साथ दरवाजा खोलती है उतनी ही फुर्ती के साथ लगा भी देती है, ताकि जानकी दरवाजे पर खड़े युग को ना देख पाए। रजनी जानकी का ध्यान भटकाते हुए कहती है, अरे भाभी आप भी अपने कपड़े दे दीजिए ना, मैं अपने कपड़े धो रही हूँ तो लगे हाथ आपके भी धो देती हूँ। जानकी मना करते हुए कहती है, अरे नहीं रजनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं धो लूंगी अपने कपड़े। रजनी जानबूझकर जानकी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे क्या भाभी, आप तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं जैसे मैं कोई पराई हूँ, चलिए दीजिए अपने कपड़े धोने के लिए। इतना कहकर रजनी जानकी को उसके कमरे की ओर ले जाने लग जाती है। अमोदिता जैसे ही हवेली की दहलीज के बाहर निकलती है, देखती है कि उसके सामने युग खड़ा हुआ था, जो कि बड़ा परेशान लग रहा था। युग अमोदिता पर बिगड़ते हुए कहता है, ये क्या अमोदिता, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में, और मुझे देखकर दरवाजा क्यों लगा लिया था? अमोदिता अनजान बनते हुए कहती है, मैंने कहा आपको देखकर दरवाजा लगा दिया था, मैंने तो अभी दरवाजा खोला है युग जी, आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। युग अमोदिता की बातों में आ जाता है। उसे उसकी बातें सच लगने लग जाती हैं, क्योंकि वो अमोदिता के पूरी तरह वश में था। युग बड़बड़ाता है, अगर तुमने मुझे देखकर दरवाजा नहीं लगाया तो मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुमने दरवाजा खोला था? अमोदिता बात को पलटते हुए कहती है, अरे छोड़िए ना युग जी, आप भी किन बातों में लगे हुए हैं, ये बताइए कैसे आना हुआ? युग अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, वो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। युग के मुंह से ये बात सुनकर अमोदिता खुश हो जाती है और शर्माते हुए कहती है,
सच युग जी? हाँ मुदिता, चलो अंदर चलकर बातें करते हैं। इतना कहकर युग हवेली के दरवाजे को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी अमोदिता उसे रोकते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहती है, रुकिए रुकिए युग जी, हम हवेली के अंदर नहीं जा सकते। युग हैरानी के साथ पूछता है, हवेली के अंदर नहीं जा सकते? पर क्यों? अमोदिता फिर बहाना बनाते हुए कहती है, वो क्या है ना युग जी, आप तो मुझसे मिलने आए हैं ना, और फिर हवेली के अंदर सभी लोग हैं, तो आप और मैं ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, आप उनसे ही बातें करते रह जाएंगे। युग अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ ये बात भी है, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ अमोदिता, सिर्फ तुमसे। फिर तुम ही बताओ हम कहाँ पर चलें जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहें। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, अब युग जी को लेकर कहाँ जाऊं, हवेली के अंदर तो जा ही नहीं सकती। गांव में लेकर गई और किसी ने देख लिया तो फिर एक नई आफत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि गांव वाले यक्षिणी को लेकर पहले ही युग जी पर चिढ़े हुए हैं। अब कहाँ लेकर जाऊं युग जी को, कहाँ कहाँ लेकर जाऊं? अमोदिता सोच ही रही थी कि वो युग को लेकर कहाँ जाए, तभी उसकी नजर उसके सामने से गुजरती 3-4 काली भैंसों पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचती है, मैं तो भूल ही गई थी, हमारी हवेली के पीछे तबेला भी तो है, वहीं पर युग जी को लेकर जाती हूँ, वहां पर कोई होगा भी नहीं। अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है युग जी को तबेले में लेकर जाने के सिवा। अमोदिता युग से कहती है, चलिए युग जी मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको बताती हूँ हमें कहाँ जाना है। युग अमोदिता के पीछे पीछे जाने लग जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग के कमरे में अभिमन्यु और कछुआ बातें कर रहे थे। अभिमन्यु ने कछुए को बता दिया था कि उसने उसे क्यों रोका था, क्यों कायर के साथ जाने नहीं दिया था। अभिमन्यु कछुए को सारी बात समझाते हुए कहता है, तू समझ गया है ना हमें क्या करना है? कछुआ हिचकिचाते हुए कहता है, पर यह सब करना जरूरी है क्या? अभिमन्यु झट से कहता है, हाँ यार जरूरी है, पर कुछ गड़बड़ हो गई तो? यार कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, मैं हूं ना संभालने के लिए, तू बस जो जो सामान मैंने बोला है उसका इंतजाम कर दे, समझा? कछुआ अभी भी संकोच में कहता है, वो तो मैं कर दूंगा, पर तू जानता है ना इसका अंजाम क्या होगा यदि बिंदु की मम्मी को पता चल गया तो? अभिमन्यु कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अरे उन्हें पता नहीं चलने वाला, मैं हूं ना, अब दोस्त के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। चल ठीक है, तू कहता है तो मैं तैयार हूँ, पर ये बता युग को इन सब में शामिल करना है या नहीं? अरे ये भी कोई पूछने वाला सवाल है, उसे तो शामिल करना ही पड़ेगा ना। अरे वो तो मैं इसलिए पूछ रहा था, तूने देखा था ना वो कितना बदला बदला है, सुबह से अमोदिता के पास गया है पर अभी तक आया नहीं, पता नहीं ऐसा क्या कर रहा है उसके साथ। अभिमन्यु बेफिक्र होकर कहता है, अरे आ जाएगा यार, आखिर हमारी तरह अमोदिता भी तो उसकी बचपन की फ्रेंड है ना, तो हो सकता है उससे भी बचपन की बातें कर रहा हो, यादें ताजा कर रहा हो, तो करने दे, उसका छोड़, जब वो आएगा तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, तू जा और जो सामान बोला है वो लेकर आ। कछुआ अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, हाँ जाता हूँ। इतना कहकर कछुआ वहां से चला जाता है। इस तरफ रोंकामुचा गांव में अमोदिता युग को सबकी नजरों से चोरी चुपके छुपाते हुए हवेली के पीछे तबेले के पास ले आई थी। तबेले में करीब 15-20 भैंसे और बाकी गाय थी, कुछ चारा खा रही थी तो कुछ रंभा रही थी। तबेले में ढेर सारा गोबर पड़ा हुआ था जिसकी गंध युग को सहन नहीं हो रही थी। अमोदिता मस्त थी क्योंकि गांव में ही रहने के कारण उसे इस गंध की आदत थी, वो गंध भी उसके लिए सुगंधी थी। युग अपने हाथ से अपनी नाक बंद करते हुए कहता है, ये तुम मुझे कहाँ ले आई अमोदिता, मैं तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा, तुमसे बातें कैसे करूंगा? अमोदिता अपने आसपास देखते हुए उलझन में पड़े हुए कहती है, अब युग जी मैं क्या करूं, इस जगह के अलावा कोई दूसरी जगह ही नहीं है जहां हम बात कर सकते हैं। युग कसकर अपनी नाक बंद करते हुए कहता है, पर अमोदिता मुझे नहीं लगता हम यहाँ पर बात कर पाएंगे। अमोदिता सोचने लग जाती है कि वो क्या करे, अब युग को कहाँ पर लेकर जाए। तभी उसकी नजर तबेले के सामने जो झोपड़ी बनी थी उस पर पड़ती है। झोपड़ी 200 स्क्वायर फीट में बनी थी, जो कि मिट्टी की दीवारों से बनी थी और कवेलू की छत उस पर डली हुई थी। अमोदिता उस झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहती है, वहां चलते हैं, वो झोपड़ी भी हमारी ही है। युग और अमोदिता उस झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। जब वो उसके अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि झोपड़ी के अंदर बहुत सारी तनीस और गोबर के कंडे रखे हुए थे। झोपड़ी के अंदर ज्यादा गंध नहीं आ रही थी। युग आराम से सांस ले पा रहा था। जैसे ही अमोदिता देखती है कि युग ने अपना हाथ नाक पर से हटा दिया है, वो झट से झोपड़ी का दरवाजा लगा देती है। दरवाजा लगाकर अमोदिता कमरे के अंदर रखी तनीस के ऊपर बैठ जाती है। युग भी उसी के ऊपर बैठ जाता है।
अमोदिता बड़े ही प्यार से बोलती है। अब बताइए युग जी, आपको क्या बात करनी थी मुझसे? युग अमोदिता की बात का कुछ जवाब नहीं देता है, बस अमोदिता को देखते रहता है। युग अमोदिता की आंखों में देख रहा था और अमोदिता युग की आंखों में। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये युग जी को क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हैं मुझ में? अभी बाहर तो बात करने के लिए मरे जा रहे थे और अब कमरे के अंदर आते ही एकदम चुप हो गए। कहीं ये मौके का फायदा तो नहीं उठाना चाहते? अक्सर लड़के तभी चुप होते हैं जब उन्हें कुछ करना हो। वैसे भी बंद कमरे के अंदर लड़का लड़की बातें करने थोड़ी जाते हैं, वो सब करने जाते हैं। यही सब सोचकर अमोदिता मन ही मन शर्माने लग जाती है। युग अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहता है, अमोदिता तुम्हारी आंखें अमोदिता। इतना कहकर युग चुप हो जाता है। अमोदिता धीरे से कहती है, मेरी आंखें क्या युग जी? तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं अमोदिता, मैं इसमें डूबना चाहता हूं। अमोदिता फिर शर्माने लग जाती है। उसे पता ही नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में क्या बोला जाता है। वो उतनी खुली लड़की नहीं थी जितनी बाकी होती हैं। युग फिर अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारी आंखों में डूबना चाहता हूं अमोदिता। अमोदिता समझ गई थी यदि उसने अब कुछ नहीं बोला तो युग उससे नाराज भी हो सकता है, इसलिए उसके मन में जो आता है वो शर्माते हुए कहती है, डूब जाइए ना युग जी, ये आंखें आपकी डूबने के लिए तो बनी है। युग अमोदिता की जुल्फों को हाथ लगाते हुए कहता है, तुम्हारी जुल्फें अमोदिता, तुम्हारी जुल्फें कितनी सुनहरी हैं। मैं तुम्हारी जुल्फों के साए में रहना चाहता हूँ। अमोदिता प्यार से कहती है, तो रह लीजिए ना युग जी, ये जुल्फें आपके रहने के लिए तो बनी है। अगले ही पल युग अपने हाथ अमोदिता के लबों के ऊपर रख देता है। जैसे ही युग अमोदिता के लबों को छूता है, अमोदिता के तन बदन में एक करंट पैदा होने लग जाता है। युग अपना हाथ अमोदिता के लबों पर फेरते हुए कहता है, तुम्हारे लब अमोदिता, तुम्हारे लब कितने रसीले हैं, मैं इन्हें पीना चाहता हूँ। अमोदिता एक गहरी सांस लेकर कहती है, तो पी लीजिए ना युग जी, ये रसीले होठ आपकी प्यास बुझाने के लिए तो बने हुए हैं। जैसे ही अमोदिता ये बात बोलती है, युग बड़े ही प्यार से अमोदिता को तनीस के ऊपर धक्का दे देता है और वो पीठ के बल तनीस पर लेट जाती है। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये टोने का असर तो कुछ ज्यादा ही हो गया है युग जी पर। मैंने कभी नहीं सोचा था युग जी एक ही बार में मेरे इतने करीब आना चाहेंगे। अब मैं क्या करूं? युग जी तो पूरे मूड में लग रहे हैं। अगर उनका साथ नहीं दिया तो वो नाराज होकर चले जाएंगे और माँ को ये बात पता चली तो वो और सुनाएगी, कहेगी, नालायक लड़की, तुझसे कहा था ना युग जो मांगे उसे दे देना, तो फिर देकर क्यों नहीं आई? अब मैं क्या करूं? ना जाने युग को क्या हो गया था, वो अपने होशो हवास में ही नहीं था। उसे इस बात की बिल्कुल खबर ही नहीं थी कि वो क्या करने जा रहा है। अमोदिता को अकेले देखकर वो पागल हो गया था। जिस तरह शेर हिरण को अकेले देखकर पागल हो जाता है, उसे खाना चाहता था, ठीक उसी तरह युग की भी यही हालत थी। वो अमोदिता को चखना चाहता था। युग अमोदिता से नजरें मिलाते हुए अपनी शर्ट की बटन खोलने लग जाता है। अमोदिता को युग की आंखों में उसके लिए वो आग दिख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। युग ने अपनी शर्ट उतार दी थी, उसके सिक्स पैक्स दिखने लग गए थे। वो सिक्स पैक देखकर अमोदिता की भी काम वासना बढ़ गई थी। अब वो भी अपने आप को युग की बाहों में समाने से रोक नहीं पा रही थी। अमोदिता मनी मन सोचने लग जाती है, ये युग जी तो तैयार हो गए, अब क्या करूं मैं? ये सब शादी से पहले करना ठीक तो नहीं है, पर माँ ने बोला था कि युग जी को इस तरह अपने जाल में फंसाना है कि वो घर वालों के सामने सीधे मेरे साथ शादी का प्रस्ताव रखें। और यदि युग जी ने एक भी बार मेरे साथ वो सब कर लिया तो उन्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। तो फिर यही सही मौका है, इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा, मुझे ये करना ही पड़ेगा। इतना कहकर अमोदिता एक लंबी आह भरती है और लेटे लेटे ही अपने दोनों हाथों की मदद से अपनी कुर्ती उतारने लग जाती है। युग ने अपनी नजरें अमोदिता के वक्ष पर ही जमाई हुई थी। वो अमोदिता को पहली बार वासना की नजरों से देख रहा था, वो भी इस वजह से क्योंकि उस पर टोने का गहरा असर था। उसे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वो क्या कर रहा था। अमोदिता अपनी कुर्ती उतार ही रही थी और अभी उसकी नाभि दिखनी शुरू हुई थी कि तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लग जाता है। अमोदिता वापस से अपनी कुर्ती पहनते हुए कहती है, हे भगवान, यहाँ कौन आ गया? इतना कहकर अमोदिता फुर्ती के साथ उठती है और फुर्ती के साथ दरवाजे के पास जाती है। दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था जिसके अंदर एक दो छोटे छोटे छेद थे जिसकी मदद से वो आसानी के साथ देख सकती थी कि बाहर कौन खड़ा हुआ है। अमोदिता जब उस छेद में से बाहर देखती है तो उसकी जान हलक में आ जाती है। उसे सांप सूंघ जाता है।
डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लग गए थे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अमोदिता जब दरवाजे के छेद में से बाहर देखती है तो उसकी जान हलक में आ जाती है। उसे सांप सूंघ जाता है। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लग गए थे। दरवाजे के बाहर सुदेश और बल्लू काका खड़े हुए थे। अमोदिता अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, ये पापा और बल्लू काका यहाँ पर क्या करने आ गए? इन्हें भी अभी आना था। अगर इन्होंने मुझे युग जी के साथ ऐसी हालत में देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? कहाँ छुपाऊं युग जी को? यहाँ तो दूसरा दरवाजा भी नहीं है जहां से युग जी को भगा दूं। अब क्या करूं मैं? युग को कुछ खबर ही नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा था। वो तो बस अमोदिता के प्यार में खोया हुआ था और उसके साथ वासना में लिप्त होना चाहता था। युग अपनी बेल्ट खोलते हुए कहता है, अरे अमोदिता, तुम खड़ी क्यों हो गई और तुमने कुर्ती क्यों पहन ली? अच्छा, तो तुम चाहती हो कि सुहागरात की तरह मैं तुम्हारे कपड़े उतारूं? ये भी ठीक है। जब अमोदिता देखती है कि युग अपनी बेल्ट उतारकर अपनी पैंट उतारने की कोशिश कर रहा है तो वो युग को रोकते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं युग जी? रुक जाइए। यहाँ पर मेरी मरी पड़ी और आप मेरी मारने की सोच रहे हैं। जल्दी पहनिए अपनी बेल्ट और शर्ट भी पहनिए। युग उदासी के साथ कहता है, पर क्यों अमोदिता? इतना अच्छा तो मूड था और जगह भी ठीक ठाक ही है। मैं मैनेज कर लूंगा, क्या प्रॉब्लम है? अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ कहती है, युग जी, प्रॉब्लम अंदर नहीं बाहर खड़ी है। अब कैसे बताऊं मैं आपको? आप तो इस हालत में भी नहीं है कि कुछ समझ पाए। सारी गलती मेरी ही है। मुझे इस तरह का टोना आप पर करना ही नहीं चाहिए था। मुझे क्या पता था टोने का इतना ज्यादा असर हो जाएगा कि हालत इतने नाजुक हो जाएंगे। सुदेश और बल्लू काका जोर जोर से दरवाजा खटखटाए जा रहे थे। सुदेश की भारी आवाज सुनाई देती है, कौन है अंदर? अरे कोई कुछ जवाब क्यों नहीं देता? मैं पूछता हूँ, कौन है अंदर? सुदेश की आवाज सुनकर अमोदिता घबरा जाती है। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अमोदिता अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ही रही थी कि तभी उसकी नजर झोपड़ी की छत पर पड़ती है और वो देखती है कि झोपड़ी की छत कवेलू की बनी हुई थी और वो एक कोने से हल्की सी खुली रह गई थी, जिस कारण सूरज की रोशनी सीधे वहां से झोपड़ी के अंदर आ रही थी। युग आसानी से उससे झोपड़ी के बाहर जा सकता था। अमोदिता छत की तरफ देखते हुए कहती है, अब एक यही रास्ता बचा है। युग जी, आपकी हाइट लंबी है ना, आप आसानी से छत तक पहुंच जाएंगे। आप जल्दी से यहाँ से भाग जाइए। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, भाग जाऊं? पर क्यों अमोदिता? और उसका क्या जो अभी हम दोनों मिलकर करने वाले थे? वो सब हम बाद में कर लेंगे युग जी। मैं खुद आपकी कोठी में आऊंगी वो करने। बस आप प्लीज यहाँ से चले जाइए मेरे लिए। युग पूरी तरह अमोदिता के वश में था, इसलिए वो अमोदिता को किसी बात के लिए मना नहीं कर पा रहा था। वो अमोदिता की बात मान जाता है और झट से तनीस के ऊपर चढ़कर छत से बाहर निकल जाता है। जैसे ही युग वहां से जाता है, अमोदिता अपने चेहरे का पसीना पोंछती है और नॉर्मल रहने की कोशिश करते हुए दरवाजा खोल देती है। जब सुदेश देखता है कि झोपड़ी के अंदर अमोदिता थी तो हैरानी के साथ कहता है, अमोदिता, तू यहाँ पर क्या कर रही है? अमोदिता बहाना बनाते हुए कहती है, वो पापा, मैं ना यहाँ पर कंडे लेने आई थी। वो माँ दाल बाटी बना रही है ना, और आपको तो पता ही है कंडों पर सेकी हुई दाल बाटी कितनी अच्छी लगती है। सुदेश अमोदिता पर शक करते हुए पूछता है, कंडे लेने आई थी वो तो ठीक है, पर दरवाजा क्यों लगा कर रखा था और इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? अंदर कोई है क्या? अमोदिता घबराते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं पापा? भला मेरे सिवा अंदर कौन रहेगा? मैं यहाँ पर अकेली हूँ, कोई नहीं है सच में। सुदेश अमोदिता को घूरते हुए कहता है, तो फिर बोल ना, दरवाजा खोलने में देर क्यों लगा दी और दरवाजा लगाकर ही क्यों रखा था? इसकी जरूरत ही क्या थी? तू तो कंडे लेने आई थी ना। बल्लू काका चुपचाप खड़े हुए थे और सुदेश और अमोदिता की सारी बातें सुन रहे थे। नौकर होने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अमोदिता अनजान बनते हुए कहती है, वो पापा मैं तो कंडे ही लेने आई थी, पर पता नहीं कब दरवाजा लग गया। वो अभी तेज हवा का झोंका आया था ना, उसी वजह से लग गया होगा, और कुंडी भी अपने आप नीचे हो गई होगी। मैं सच कहती हूँ, आपको तो पता ही है मैं झूठ नहीं बोलती। दरवाजा पुराना है इसलिए खोलने में देर हो गई। सुदेश के बदलते चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर अमोदिता समझ गई थी कि सुदेश उसकी बातों में आने लग गया था। अमोदिता समझ जाती है कि उसे वहां से निकल जाना चाहिए। अमोदिता झोपड़ी में से बाहर आते हुए कहती है, अच्छा पापा, अब मैं जाती हूँ, पर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सुदेश जवाब देता है,
वो वांगला त्योहार आ रहा है ना, तो उसमें महाभोज भी होने वाला है, तो उसी की तैयारी के लिए यही देखने आया था कि हमारे पास कितने कंडे हैं, बाहर से भी मंगाने पड़ेंगे या नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ पापा। इतना कहकर अमोदिता ने अभी अपने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी सुदेश अमोदिता को रोकते हुए कहता है, 2 मिनट, तू कंडे लेने आई थी ना? अमोदिता पीछे पलटते हुए हकलाते हुए कहती है, हाँ पापा, क्यों, क्या हुआ? सुदेश कहता है, तो अपने साथ कंडे भी लेकर जा, ऐसे ही चले जाएगी क्या? अमोदिता अपने चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए कहती है, अरे ये तो मैं भूल ही गई थी आपसे बात करने के चक्कर में। अच्छा हुआ आपने याद दिलवा दिया, वरना माँ मुझे नहीं छोड़ती। इतना कहकर अमोदिता जल्दी से झोपड़ी के अंदर घुसती है और 3-4 कंडे लेकर बाहर निकलती है और फटाफट वहां से चली जाती है। अमोदिता के जाते ही सुदेश बल्लू काका से कहता है, अरे बल्लू काका, आप खड़े क्या हो गए? 2-3 दिन में ही वांगला त्योहार है, बहुत सारी तैयारी करनी है। जल्दी जाइए और गिनकर देखिए कितने कंडे हैं हमारे पास, अगर कम पड़े तो बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। बल्लू काका झोपड़ी के अंदर घुसते हुए कहते हैं, जी मालिक, अभी देखता हूँ। इस तरफ युग रोंका मुचा गांव में था और अपने कदम किश्नोई नदी की ओर बढ़ाए जा रहा था। युग उदास मुंह बनाते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, अमोदिता ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर उसके पापा ही तो आए थे, उनसे मैं बात कर लेता, कह देता मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, पर अमोदिता ने तो भगा ही दिया मुझे। पता नहीं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यही सब बड़बड़ाते हुए युग आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पर ही लगी झाड़ियों पर पड़ती है, जहां पर एक बूढ़ा काली शॉल ओढ़कर खड़ा हुआ था। वो बूढ़ा बड़ी बड़ी आंखें करके एकटक नजर से युग को ही देखे जा रहा था। युग ये बात नोटिस कर लेता है। युग को वो बूढ़ा जाना पहचाना लग रहा था। जब युग उस बूढ़े के थोड़ा और करीब पहुंचता है तो उसे याद आता है वो बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ा था जो उसे पहली बार ट्रेन में मिला था, जिसने उसे यक्षिणी के बारे में बताया था। जब युग उस बूढ़े की आंखों में देखता है तो एक पल के लिए अमोदिता को भूल सा जाता है। उसके दिमाग से अमोदिता का ख्याल निकल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस बूढ़े की आंखों में कोई जादू हो, जिसके अंदर देखकर अमोदिता का वशीकरण थोड़ा कम हो गया हो। युग उस बूढ़े की तरफ उंगली करते हुए कहता है, आप तो वही हो ना जो उस रात मुझे ट्रेन के अंदर मिले थे? वो बूढ़ा युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है, बस चुपचाप युग को घूरते रहता है। युग अपना सवाल जारी रखते हुए पूछता है, उस रात आप स्टेशन से उतरते ही अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मैंने कितना ढूंढा आपको, आप मिले ही नहीं। आप इसी गांव में रहते हैं क्या? यहाँ पर कहाँ रहते हैं आप? युग लगातार उस बूढ़े से सवाल पूछे जा रहा था, पर वो बूढ़ा युग के किसी सवाल का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। युग हंसते हुए कहता है, अरे मैं ही जब से बोले जा रहा हूँ, आपको तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा हूँ। आप बोलिए ना कुछ, यहाँ पर कहाँ रहते हैं आप? बूढ़ा फुसफुसाते हुए कहता है, वो कहाँ पर है? युग को उस बूढ़े की आवाज सुनाई नहीं देती है और वो अपने कान बूढ़े के पास ले जाते हुए कहता है, आपने क्या बोला? मुझे सुनाई नहीं दिया, जरा आप फिर से कहेंगे? वो बूढ़ा भारी आवाज में कहता है, वो कहाँ पर है? इस बार युग को उस बूढ़े की आवाज सुनाई दे जाती है और युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, कौन कहाँ पर है? वो बूढ़ा फिर से फुसफुसाते हुए कहता है, यामिनी। इतना कहकर वो बूढ़ा चुप हो जाता है। युग के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ा उससे पूछना क्या चाहता था और वो यामिनी को कैसे जानता था। युग के दिमाग में ये सब सवाल चल ही रहे थे और वो उससे ये सब पूछने ही वाला था कि तभी वो बूढ़ा अपने हाथ से युग के पीछे की ओर इशारा करने लग जाता है। युग मन ही मन सोचता है, ये बूढ़ा इशारा करके मुझे क्या दिखाना चाहता है? इतना सोचकर युग पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे पलटता है तो उसे सुनसान सड़क के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके पीछे कोई खड़ा नहीं था। जब युग वापस आगे देखता है तो उसकी सांसें थम सी जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो बूढ़ा जो कुछ देर पहले उससे बात कर रहा था अचानक से गायब हो गया था। युग बड़बड़ाता है, ये बूढ़ा कहाँ चले गया? अभी तो यहीं पर था, एकदम से ऐसे कैसे गायब हो गया? और ये यामिनी के बारे में क्या बोल रहा था? वो कहाँ है का क्या मतलब था? इस बूढ़े और यामिनी का आपस में क्या लेना देना है? और ये यामिनी है कहाँ पर? दिखी भी नहीं। हमेशा तो नदी के पास ही भटकती रहती थी, पता नहीं कहाँ चली गई है ये। युग ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। अचानक से किसी का स्पर्श महसूस करके युग डर जाता है। जब वो डरते हुए पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे कछुआ खड़ा हुआ था, जिसने अपने हाथ में बड़ी बड़ी 2 काली पॉलीथीन पकड़ के रखी हुई थी। पॉलीथीन के अंदर क्या था दिखाई नहीं दे रहा था। कछुआ झट से युग से पूछता है, युग तू यहाँ पर क्या कर रहा है? युग बड़बड़ाता है,
वो बूढ़ा यार, वो यामिनी के बारे में। युग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कछुआ उसे बीच में टोकते हुए कहता है, ये क्या बूढ़ा और यामिनी लगा के रखा है? तू तो अमोदिता से मिलने गया था ना, यहाँ पर क्या कर रहा है? मिल लिया अमोदिता से। जैसे ही कछुआ युग के सामने अमोदिता का नाम लेता है, वो वापस से भूल जाता है कि उसके साथ थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। युग फिर से अमोदिता के वश में हो जाता है। युग पागलों की तरह बड़बड़ाता है, अमोदिता, मेरी अमोदिता। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ पता है हमें तेरी अमोदिता। तू फिर से शुरू हो गया ना, पता नहीं तुझे क्या हुआ है। ये अमोदिता को छोड़ और जल्दी ग्रेवयार्ड कोठी चल, तैयारी करनी है। युग हैरानी के साथ पूछता है, तैयारी करनी है? पर किस चीज की? अरे तुझे अभिमन्यु का फोन नहीं आया था क्या? उसने तुझे कुछ बताया नहीं क्या? युग याद करते हुए कहता है, अभिमन्यु का फोन आया तो था जब मैं किश्नोई नदी पार कर ही रहा था, पर उसने मुझे कुछ बताया नहीं। बात हो ही रही थी कि बीच में फोन कट हो गया था। अरे ये तो मेरे सामने की बात है, जब उसने तुझे फोन किया था उसने कहा तो था तुझे कि फोन करके सब कुछ बता देगा। शायद काम में बिजी हो गया हो इसलिए फोन करना भूल गया हो। तू मेरे साथ चल, मैं रास्ते में तुझे सब कुछ बताता हूँ कि तैयारी किस चीज की करनी है। युग बिना कोई सवाल किए चुपचाप ग्रेवयार्ड कोठी की ओर जाने लग जाता है। रात के 11 बज रहे थे और किश्नोई नदी जो हमेशा शांत लहरों के साथ बहती रहती है, आज उसका पानी ठहरा हुआ था। उसके आसपास के पेड़ पौधे जो हमेशा खिलखिलाकर लहराते रहते हैं, आज वो पेड़ पौधे भी मुरझाए हुए थे। ऐसा लग रहा था उनसे जुड़ा कोई अंश था जो उनसे अलग कर दिया गया था। उसी वजह से ये सब हो रहा था। बंगला मुड़ा घाट पर ही कायर बैठा हुआ था जो कि उदास लग रहा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी जिसे आधे से ज्यादा उसने अपने गले से नीचे उतार लिया था। कायर शराब पीते हुए नदी को देखते हुए कहता है, ये सारी लड़कियां ना एक जैसी होती हैं। हम लड़कों की फीलिंग समझती ही नहीं है। उन्हें तो लगता है कि हमारे पास फीलिंग ही नहीं होती है। उन्हें कौन बताए कि हमारे पास भी दिल होता है, जो दुखता है तो उसे भी दर्द होता है, वो भी रोता है। कायर एक गहरी सांस लेता है और अपनी बात आगे जारी रखता है। सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा मैं बिंदु की दुकान पर उसने मुझसे बात नहीं करी। बात तो करना छोड़ो, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा भी भला कोई नाराज होता है क्या कि इंसान मनाते मनाते थक जाए पर वो माने ना? सारी गलती ना मेरी ही है। मुझे अपनी लाइफ में बिंदु को अपने आप से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ही नहीं चाहिए था। हमें अपनी जिंदगी में किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो उस चीज पर खरे नहीं उतरते तो हमें दर्द होता है। दर्द नहीं, बहुत दर्द हो जाता है। दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो दिल इस तरह से टूटता है कि कभी किसी के साथ जुड़ नहीं पाता। इतना कहकर कायर एक ही घूंट में सारी शराब अपने गले से नीचे उतार लेता है, लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और कहता है, जिसे टूट कर चाहा था वो तोड़ कर चला गया। जिसे टूट कर चाहा था वो तोड़ कर चला गया। था कोई अपना जो तन्हा छोड़ कर चला गया। जिसे बनाना चाहता था मैं अपनी दुनिया, जिसे बनाना चाहता था मैं अपनी दुनिया, वही मेरी जिंदगी उजाड़ कर चला गया। इतना कहकर कायर वो शराब की बोतल को दूर फेंक देता है। जैसे ही शराब की बोतल के पानी के अंदर गिरने की आवाज सुनाई देती है, एक औरत की भी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, निकालो मुझे यहाँ से, मेरे पास आओ। कायर हैरानी के साथ कहता है, ये कैसी आवाज थी? फिर आवाज सुनाई देती है, मेरे पास आओ, मुझे निकालो यहाँ से। कायर आवाज को गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो रोंगकामुचा घाट से आ रही है। इस वक्त वहां पर कौन लड़की है और वो कहां से निकालने की बात कर रही है? कहां फंस गई वो? शिनी एक गायक का अगला एपिसोड with realistic visuals exclusively on MC Doge YouTube channel. सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।